By the way, just for our understanding, how many chapters have been covered in bookkeeping? हमने कितना चैप्टर्स कवर किया बुककीपिंग में अभी तक? Four chapters, sir. Okay. So we have completed analysis of financial statements, bills of exchange, final accounts, and then we have completed admission of partner. Let me tell you, these were very big chapters. Now what we are going to learn is comparatively a smaller chapter, smaller because when I teach you this, you will understand. बहुत सारी बातें मैं बोलूंगा आप लोगों को आता है या मेरे बोलने से पहले आप लोग मेरे को उसका जवाब दे दोगे. How? Let us see. First and foremost, what do you mean by retirement of a partner? अगर बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, so what is retirement of a partner? तो आंसर बहुत सिंपल है. क्या आंसर रहेगा? When an existing partner leaves the firm due to any reason, it is called as, अच्छा, leaves a firm voluntarily, स्वइच्छेने, due to any reason, it is called as retirement of a partner. Everybody agrees to this definition? What is retirement of a partner? When an existing partner leaves the firm voluntarily, जबरदस्ती नहीं, खुद की इच्छा से, कुछ भी कारण हो सकता है, देखेंगे क्या कारण है. It is called as retirement of a partner. For example, in a firm of A, B and C, if Mr. C retires, then C will be called as retiring partner. Which partner? Retiring partner. और उसको हम लोग बोलेंगे outgoing partner. तो या तो उसको बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर या बोलते हैं आउटगोइंग पार्टनर्स. while A and B will be referred as continuing partners. अब इधर ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर शब्द नहीं आएंगे, यहाँ पर हमारे शब्द बदल जाएंगे. वी विल नाउ कॉल देम एज रिटायरिंग. जो जा रहा है उस व्यक्ति को बोला जाएगा रिटायरिंग पार्टनर, या क्या बोला जाएगा दोस्तों? उसको बोला जाएगा आउटगोइंग पार्टनर. और जो रहने वाले हैं, रहने वाले को क्या बोला जाएगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. वर्ड्स याद रखना बहुत जरूरी है. दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल पे आता हूँ, रीजंस फॉर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. आपको क्या लगता है? व्हाई कैन ए पार्टनर रिटायर फ्रॉम अ फर्म? क्या कारण हो सकता है पार्टनर रिटायर होने का दोस्तों? वन मेन रीजन एवरीबडी कैन नो. यस, द एज ऑफ द पार्टनर. परफेक्ट. लॉस के वजह से एक जन रिटायर होगा वैसा जरूरी नहीं है. इंसॉल्वेंसी भी जरूरत नहीं है. इट कैन बी टू अवॉइड डिस्प्यूट्स विद अदर पार्टनर्स. डेथ होएगा तो रिटायर होएगा, कुछ भी बोलते हो रे. डेथ होने के बाद क्या है, मतलब शब्द सुना तो वापरने का, ऐसा थोड़ी होता है.
मैं पूछ रहा हूं आदमी रिटायर क्यों होता है? ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, नॉट इंटरेस्टेड फर्दर, और कुछ कारण? लैक ऑफ मनी की वजह से रिटायर कोई नहीं होता बेटा। शिफ्टिंग ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मतलब या शिफ्टिंग टू अदर कंट्री। अच्छा, इरेगुलर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, डिस्प्यूट्स मैंने डाला है, दूसरे के साथ बार बार झगड़ा हो रहा है तो एक बोलता है मैं छोड़ के जा रहा हूं तेरे को, तो दिस कैन बी, हाँ देयर कैन बी हेल्थ इश्यूज। यस, वेरी गुड आरती। तो आदमी रिटायर होने के कई कारण होते हैं। अब कारण अपने को अकाउंट्स में जरूरी नहीं है, हमको जरूरी है कि अगर एक पार्टनर वंस अ डिसीजन for retirement of a partner is taken, the following adjustments are to be done from accounting point of view। अब रिटायरमेंट होने का बात हो गया, तो अगर एक पार्टनर जाने वाला है तो बताओ क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा। तो हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर से पॉइंट्स ले सकते हैं। पहला वही सेम रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर आए या पार्टनर जाए, जो रेशियो है वो तो बदल जाएगा। यस और नो? पहला एडजस्टमेंट वही दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर फ्रेंड्स, जैसे वहां पर सीखा यहां पर भी आएगा, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। संभाल के मेरे को जवाब देना। यहां पर जो भी प्रॉफिट जमा हुआ है, किसने जमा किया है? किसने जमा किया है? यहां पर अगर हम लोग एबीसी का फॉर्म में बात करें तो प्रॉफिट्स जो भी जमा है, मेरे को बताओ किसने जमा किया है? यस, सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का किसी ने कुछ काम नहीं किया, ऐसा लग रहा है क्या? And A, B and C together will be called as all partners। नेचुरली सबका हक है उसके ऊपर, तो जो जा रहा है उसको भी उसका हक मिलना चाहिए। यस और नो? तीसरा, पार्टनर आते वक्त भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यू होगा, पार्टनर जाते वक्त भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यू होगा। याद करो, मैंने स्टोरी बताया था। समझो यहाँ पर ए, बी और सी ने मिलकर 1995 में एक जमीन खरीदा था 5 लाख रुपए का। आज उसका कीमत हो गया समझो 5 करोड़ रुपया। तो जो डिफरेंस आया है उस पर सिर्फ ए और बी का हक रहेगा कि ए, बी और सी तीनों का हक रहेगा दोस्तों? उस पर सिर्फ ए और बी का हक रहेगा कि ए, बी एंड सी सबका हक रहने वाला है? यस, डेफिनेटली तीनों का हक रहेगा। तो सी जाते जाते अपना हक का पैसा मांगेगा ना, वैसे ही लॉसेस हुआ रहेगा तो भी उसको देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सेम, नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है, यहाँ पर जाने वाला पार्टनर को उसका हक का गुडविल, उसने जो मेहनत किया है उसका नाम का पैसा उसको दे दिया जाएगा।
और उधर कैपिटल कंट्रीब्यूशन था, इधर आएगा फायनल सेटलमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर. त्याला जे जे द्यायचं आहे सगळं देऊन त्याला पाठवून देऊन. तो यहाँ पर भी 5 एडजस्टमेंट है मेरे दोस्तों. देखोगे तो क्या क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, adjustment of accumulated profits and losses, revaluation of assets and liabilities, adjustment of goodwill and final settlement of outgoing partner. ये 4 शब्द देखोगे तो ये तो सेम वर्ड टू वर्ड वही है जो अपन ने एडमिशन में लिखा था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है. Let us start with the first one. What is that? Calculation of new profit sharing ratio. काफी आसान है क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी सीख के बैठे हो. अब मुझे यहाँ पर ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाला है, और वैसे भी तुम लोग सब स्मार्ट लोग हैं. स्मार्ट हो ना सब लोग? पता नहीं. We will directly take an example to understand. सिर्फ निधि दुबे एक ही स्मार्ट है, बाकी लोग सब डफर है क्या? So my dear friends, let us say that if A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1, and if A retires, if C retires, C गया मेरे दोस्तों, तो याद रखो कोई बहुत बड़ा टेंशन होने वाला नहीं है, क्योंकि अब ए और बी को, अच्छा नया पार्टनर आते हो सब लोगों को बैठ के इसको कितना हिस्सा मिलेगा, क्या देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, इसके बारे में बहुत चर्चा होगी. लेकिन अगर सी रिटायर होता है तो इनका तो सब कुछ तय है. ए और बी को वापस चर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों. क्या चर्चा नहीं करना पड़ेगा? द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी, क्या रहेगा? कोई ऐसे ही क्या बोलता है उसको, इमेजिन कर सकता है क्या? व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी? जस्ट पुट इट अप इन द चैट बुक्स इफ एनीबॉडी कैन. मैंने हिंट दे दिया है. अगर सी रिटायर हो गया, यस वेरी गुड स्नेहा, यस, तो ए और बी को आपस में जो आगे होगा तो रेशियो विल बी 3:2. वेरी सिंपल. लेट अस से इफ ए रिटायर्स, न्यू रेशियो ऑफ, अभी बोलो, बी एंड सी विल बी, और भी इजी है. ए चला गया तो ए का शेयर निकाल दो, बी और सी आपस में जो है रेशियो शेयर करेंगे 2:1, एंड इफ बी रिटायर्स, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी 3:1. मतलब तुमको यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है ही नहीं. 99.99 क्वेश्चन में यही होने वाला है दोस्तों. तो इस चैप्टर में कभी भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन आता ही नहीं है. कितना इजी हो गया ना काम. वहां पर कितना झंझट था. लेट द टोटल प्रॉफिट बी ₹1, यहाँ त्याव इथे काहीच नहीं. हाँ, इसमें एक चीज आ सकता है, इन ए फॉर्म ऑफ, मैं नाम चेंज करता हूं, पी क्यू एंड आर, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 2:2:1. If Mr. P retires and his entire share of profit is taken by R,
देन अब क्या बोला है ध्यान से समझो मेरे दोस्तों, पी जा रहा है, लेकिन कभी कभी आप लोग देखते हो ना दोस्ती यारी में ऐसा होता है कि एक दोस्त जाते जाते दूसरे को एक को सपोर्ट करके जाता है, तो पी जाते जाते क्या करता है, पी अपना पूरा शेयर जो है, मेरे को लिख के बताओ चैट बॉक्स में, पी का शेयर कितना है, व्हाट इज पी शेयर ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज पीज शेयर ऑफ प्रॉफिट. You have to learn to write the things. 2 is the wrong answer. 2 out of how much? It should be always 2 upon 5. 2 is to 5 नहीं अंजलि, 2 upon 5. नंदिनी सॉरी अस्मिता 1 upon 5 कहाँ से आया बेटा, मैं P का शेयर पूछ रहा हूँ. बहुत लोग is to लिख रहे, which is wrong. is to का साइन नहीं आएगा. तो ऐसे टाइम पर पी ने अपना हिस्सा आर को दिया. शिक्षा रॉन्ग है आपका. तो आर का शेयर 1/5 था, उसमें उसको पी ने अपना शेयर 2/5 दिया. तो जब डिनोमिनेटर कॉमन रहता है तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी 3/5. माय डियर फ्रेंड्स, Q का शेयर तो वही रहेगा, Q's शेयर will be same 2/5. So new ratio of Q and R will be 2:3. वेरिएशन समझा क्या? ये सेकेंड एग्जाम्पल वैसे 12वीं में कभी आया नहीं आज तक, सिखा के रखा हूं. मेरे को सिखाने के पीछे कुछ कारण है. मेरे को बताओ, पी के जाने के वजह से, पी के जाने के वजह से क्यू और आर को फायदा होगा कि नुकसान होगा? मतलब एक पार्टनर जाने के वजह से बाकी दोनों का बेनिफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा. देखो प्रॉफिट लॉस ये शब्द का अर्थ समझ लो मेरे दोस्तों. तुम लोगों ने बचपन से सीखा होगा प्रॉफिट काय असतो. प्रॉफिट, प्रॉफिट इज ऑलवेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. या शायद आपने सीखा होगा कभी तो भी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. सिखाई क्या रे? खरेदी किंमत अधिक नफा बरोबर विक्री किंमत है ना. मराठीमध्ये पण तेच असतं. ख की अधिक नफा बरोबर विक्री किंमत. तो प्रॉफिट होने के लिए दो एलिमेंट होना चाहिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस. जिंदगी में याद रख लो, तभी प्रॉफिट शब्द का उपयोग होगा. प्रॉफिट या लॉस होने के लिए दो चीज होना चाहिए. यहां पर पार्टनर जा रहा है, यहां पर पार्टनर जा रहा है, तो हम लोगों को उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे. वी विल कॉल इट एज बेनिफिट और गेन. क्या बोलेंगे? बेनिफिट और गेन. तो यहां पर एक रेशियो आएगा, बेनिफिट रेशियो और गेन रेशियो. ऐसा कुछ शब्द, सिमिलर शब्द आप लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी सुना था. वहां पर कौन सा शब्द सुना था दोस्तों? एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपने लास्ट में एक मैंने कंसेप्ट सिखाया था. कौन सा कंसेप्ट सिखाया था आपको? सैक्रिफाइस रेशियो. क्योंकि एक पार्टनर आने के वजह से जूना पार्टनर्स का शेयर कम होता है, इसीलिए वहां पर वो लोग सैक्रिफाइस करते हैं. यहां पर एक पार्टनर के जाने के वजह से बाकी दोनों को फायदा होता है. सो बेनिफिट रेशियो और गेन रेशियो इज इक्वल टू, अगर सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो था, याद है ना आपको सन, याद है ना दोस्तों?
तो बेनिफिट रेशियो गेन रेशियो क्या हो सकता है अगर हम लोग सोचेंगे तो उल्टा, इट विल बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड से ध्यान रखने का, एग्जाम में ये आते रहता है। सैक्रिफाइस रेशियो याद करो, बेनिफिट रेशियो याद हो जाएगा। ओके, क्या हर क्वेश्चन में अपने को बेनिफिट रेशियो करना पड़ेगा क्या सर? नहीं, जरूरत नहीं है। व्हेन, अभी उल्टा वर्ड्स है, थोड़ा ध्यान देना। इंटरनल प्रपोर्शन ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स remain the same in the new ratio, then benefit ratio is equal to new ratio। फिर से समझाता हूं, पहला एग्जांपल देख लो। ए और सी रिटायर हो गया, अगर ये केस हम लोग कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर दिस केस, सी के रिटायर होने के बाद ए और बी का रेशियो 3:2 बोला। जूने रेशियो में शेयर था 3:2:1, तो ए और बी का पहले भी 3:2, अभी भी 3:2। तो ऐसे टाइम पे बेनिफिट रेशियो क्या होगा, लिखो जरा चैट बॉक्स पे। बेनिफिट रेशियो क्या होगा, लिखो चैट बॉक्स में। 3:2। सो उसी को मैंने लिखा, व्हेन इंटरनल proportion of continuing partners remain the same in the new ratio, then benefit ratio is equal to new ratio। In other words, benefit ratio is to be calculated only when the दो conditions is to be calculated when the following two conditions are satisfied। ऐसा मैंने सैक्रिफाइस रेशियो के वक्त भी लिखा के दिया था, जिनको याद रहेगा तो। पहला, न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये कब करना पड़ेगा, जब न्यू रेशियो दिया रहेगा। एंड सेकेंड कंडीशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन द न्यू रेशियो द इंटरनल प्रपोर्शन ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स चेंजेस। जैसे मैंने सेकेंड एग्जांपल लिया, ओल्ड रेशियो था 2:2:1, पी के जाने के बाद न्यू रेशियो आएगा 2:3। मेरे को बताओ फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर बेनिफिट रेशियो कैलकुलेट करना जरूरी है क्या? यस, नो, डोंट नो? ओल्ड रेशियो 2:2:1 था, न्यू रेशियो 2:3 हो गया। क्या यहाँ पर हमको बेनिफिट रेशियो कैलकुलेट करने का जरूरत है क्या? यस, 100% जरूरी है, क्योंकि आपस का प्रपोर्शन बदल गया है। और इधर पूरा का पूरा फायदा अगर किसी को हुआ है तो किसका हुआ है? अगर किसी ने बिना कैलकुलेटर लिए तो भी अगर कोई चाहे तो मेरे को ओरल बता सकता है, ओरल। सैक्रिफाइस, सॉरी, गेन रेशियो क्या होगा रे सेकेंड एग्जांपल में? व्हाट विल बी द गेन रेशियो इन सेकेंड एग्जांपल? इफ एनीबडी कैन ट्राई विदाउट राइटिंग एनीथिंग, if anybody can try without writing anything। yes, very good Prajakta। 0:2, 0:1, whatever, वो चलेगा। मतलब अल्टीमेटली बेनिफिट आर का ही हुआ है। बेनिफिट रेशियो विल बी 0:2, मतलब पूरा का पूरा बेनिफिट आर को ही मिला है। तो जो बहुत टफ टॉपिक था अपन ने जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में एकदम लास्ट में सीखा मेरे दोस्तों, इधर पहले ही बार में खत्म हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ रिटायरमेंट अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, काफी इजी है। सिर्फ चेंजेस है, ऑफ कोर्स सेम टू सेम नहीं है, चेंजेस है। वो चेंजेस क्या है उसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा।
वापिस एक बार पूरा रिवाइज करा के दे रहा हूं, सब लोगों ने ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। एवरीवन पे अटेंशन केयरफुली। मैंने बताया व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट यानी जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर चला जाता है तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कैसे जाता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। व्हाट इज दैट वर्ड? वॉलेंटरीली, स्व इच्छेने। ठीक है, ऐसे टाइम पर ए बी और सी तीनों को मिलकर हम लोग ऑल पार्टनर्स बोलेंगे। सी जो जा रहा है ही विल बी कॉल्ड एज रिटायरिंग पार्टनर, या उसका दूसरा नाम है आउटगोइंग पार्टनर। और ए और बी को बोलेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। बोलो, ये वर्ड्स सब लोगों को दिमाग में क्लियर हुआ क्या? परफेक्ट। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, मैंने उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट किया है, भले ही हमारे काम का नहीं है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एज हो गया है, झगड़ा हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, उसको आगे बिजनेस करने का नहीं है, ठीक है, या दूसरे देश में जा रहा है, हेल्थ इश्यू हो रहा है, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ सकता है। अगर डिसीजन हो गया तो 5 एडजस्टमेंट जैसे एडमिशन में था वैसे ही, सिर्फ उधर कैपिटल कंट्रीब्यूशन था, इधर फाइनल सेटलमेंट है। हमने पहला टॉपिक लिया न्यू रेशियो। एक्चुअली कुछ बड़ा काम नहीं है, जो जा रहा है उसको निकाल दो, बचा हुआ अपने आप न्यू रेशियो बनेगा। और अगर न्यू रेशियो में प्रोपोर्शन सेम रहा तो बेनिफिट रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। दूसरा एक एग्जांपल बताया कि पी जाते जाते अगर उसको शेयर पूरा का पूरा आर को दिया तो फिर न्यू रेशियो 2:3 बनेगा, बेनिफिट रेशियो 0:2। बेनिफिट रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइस का उल्टा। और अगर इंटरनल प्रोपोर्शन सेम रहा तो बेनिफिट रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। और अगर बदल गया तो अपने को बेनिफिट रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो सिचुएशन, न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन और न्यू रेशियो में इंटरनल प्रोपोर्शन चेंज हो गया। बोलो दोस्तों, यहां तक सब लोगों को समझा क्या? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, कैन प्लीज गो अहेड एंड आस्क। हेलो सर। या सर, सेकंड एग्जांपल का बेनिफिट रेशियो नहीं समझा। क्या नहीं सेकंड समझा? एग्जांपल बेनिफिट का रेशियो सर वो 0:2 फॉर्मूला कैसे आया? कैलकुलेट किया क्या तूने? ओरल कैलकुलेशन है। फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यस सर। अगर Q का करेगा तो 2/5 माइनस 2/5 जीरो। 0 आएगा। और R का करेगा तो 3/5 माइनस 1/5 2/5 0:2। आएगा। हाँ सर, हाँ हाँ, सर। वही तो आया। समझा? थैंक यू सर। या हाँ सर। लिख के देखने का अगर ओरल नहीं जमता है तो। चलो, एनीबडी एल्स हु वांट्स एनी मोर एक्सप्लेनेशन? इट इज फाइन, मैं बोलता हूँ ओरली करो, ओरली नहीं जमता रहेगा लिख के करो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। आगे बढ़े क्या अपन? सब लोगों का ऑलमोस्ट तो आ चुका है, यस। तो नेक्स्ट हेडिंग है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अभी ये भी आप लोगों को मालूम है, इसमें भी मेरे कुछ बहुत बड़ा सिखाने का नहीं है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। Accumulated profits and losses, याद रखना, belongs to whom? All partners, and hence it must be distributed amongst
all partners in their old profit sharing ratio। सब लोगों को ये समझता है कि सेंटेंस आज तक जितना प्रॉफिट लॉस जमा किया है किसने जमा किया, यहाँ पर ए बी और सी तीनों ने मिलके जमा किया, तो नेचुरली वो अमाउंट तीनों में डिवाइड होना चाहिए। कैसे डिवाइड होना चाहिए? इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी आप एग्जैक्टली क्या करोगे, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिमेन्स द सेम। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बताओ दोस्तों कहाँ लिखोगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आया तो जनरल रिजर्व फंड आया तो कहाँ लिखोगे उसको? अबे सचिन यादव, कौन सा चैप्टर का तुझे इफेक्ट बोल रहा है? एडमिशन ऑफ पार्टनर किया ही नहीं लगता है। अर्चना चौहान, देख के कॉपी मत करो, मैं 200 बार बोलता हूँ, तुम लोग कॉपी करते हो। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में लिखता था क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस आया तो उसको लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। जिनको ये भी नहीं आता है उन लोगों ने खुद के बारे में जरा सोचना, एडमिशन ऑफ पार्टनर और अच्छे से पढ़ाई करो। अब इसमें नया क्या चीज है मैं वो सिखाना जा रहा हूँ। यहाँ तक सब लोगों को आता है ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मेरे दोस्तों लेट अस से दैट, अब ये सिर्फ समझ लो ध्यान से, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल, that was A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। Suppose जनरल रिजर्व, ध्यान देना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहला बात, यहां तक जो पहले पार्ट सिखाया सब लोगों को समझा क्या? एवरीवन, मैं कुछ नया सिखाने जा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करो अगला 5 मिनट तक, फिर मैं लेक्चर खत्म कर देगा। तो अगर हमको जनरल रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व बांटते वक्त हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए 30,000, बी 20,000 और सी 10,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे। सब लोगों को ये बात पता है और यही इफेक्ट ज्यादातर आप लोगों को एग्जाम्स में करना है। लेकिन जस्ट जानकारी के लिए मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा सिखाना चाहता हूं। मेरे दोस्तों सी रिटायरिंग पार्टनर है। सी कौन सा पार्टनर है? सी इज द रिटायरिंग पार्टनर। लेकिन ए और बी तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, वो लोग तो अपना बिजनेस आगे भी चलाने वाले हैं, आया नहीं? तो ए और बी क्या बोलते हैं, देख 60,000 पूरा बांट दिया तो भी तेरे को तो 10,000 ही मिलेगा ना, तू 10,000 लेके जा, तू 10,000 लेके जा। किसको बोलते हैं? सी को। हम लोग हमारा पैसा जो है, हमको आगे भी बिजनेस करना है तो आगे भी तो हमको कभी जरूरत पड़ेगा, तो वो हम लोग हमारे पास वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे पहले था। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आ सकता है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज पे अटेंशन केयरफुली। अल्टरनेटिवली म्हणजे काय? अल्टरनेटिवली मतलब क्या? उसके पर्याय में, उसके ऑप्शन में, द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिसाइड टू keep the amount of accumulated profits in the liability side only and retiring partners share will be credited to his account। फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व 60,000 है,
तो इन दिस एग्जाम्पल C will be credited for ₹10,000, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व लिखा जाएगा और सिर्फ सी के कॉलम में 10,000 लिखा जाएगा और 50,000 जो है विल बी शोन ऑन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। फिर अपने आप को ध्यान से कंसंट्रेट करो। पहला बात मैं बता रहा हूं, ये आपको एग्जाम में करने का जरूरत नहीं है, बाई चांस ऐसा बताया रहेगा। मैं हर एक में एक एक ऑप्शन बता रहा हूँ। 99% आपको क्या करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, लॉस आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट ओल्ड पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सब लोगों को ये क्लियर हुआ दिमाग में? पहला बात, ये आपको करना है। लेकिन मैं एक चीज और बता रहा हूं कि कभी कभी जो है पार्टनर्स लोग डिसाइड कर सकते हैं। अब ये पूरा पूरा पार्टनर्स के ऊपर डिसाइड कर रहा बात है कि हम लोग जो है हमारा हिस्सा की देयर अमाउंट ऑफ या देयर शेयर of accumulated profits in the liability side and retiring partner's share will be credited to his capital account। तो अगर ऐसा निर्णय लिया तो ऐसे टाइम पे अगर समझो जनरल रिजर्व 60,000 है एंड ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस as 3:2:1, देन सिंपलेस्ट ऑप्शन तीनों को 30-20-10 बात दो, खत्म हो गया। लेकिन यहां पर इन लोग क्या बोलेंगे, सी विल बी क्रेडिटेड फॉर ₹, उसका शेयर तो कहां लिखेंगे उसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, और 50,000 जो है उसको वैसे ही लाइबिलिटी साइड में रखा जाएगा। बोलो फ्रेंड्स, क्या ये बात सब लोगों को समझा? क्या लॉजिकल भी है? थोड़ा सोचोगे तुम लोग तो लॉजिकल भी है। तो जो आपको सीखने को पहले लेक्चर्स में बहुत टाइम लग रहा था, आज देखोगे तो फटाफट फटाफट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आपको सब आता है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, all journal entries and ledger account effects of revaluation of assets and liabilities will remain the same as in the chapter admission of a partner। एक लाइन में मेरा बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हो गया कि जो आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में सीखा एवरीथिंग इज सेम। इंक्रीज इन द वैल्यू एसेट आया तो प्रॉफिट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट आया तो लॉस, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी आया तो लॉस, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी आया तो प्रॉफिट। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट आया तो प्रॉफिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आया तो लॉस। तो क्या बोला, ऑल जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट इफेक्ट्स ऑफ revaluation of assets and liabilities will remain in the chapter, will remain the same as in the chapter admission of partner। however फर्क क्या है फिर, प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन revaluation account will be। अब बताओ, जो फाइनल नेट प्रॉफिट नेट लॉस है उसके ऊपर किसका अधिकार है, उस पर किसका अधिकार है?
Very good. Will be distributed amongst all partners in their old profit sharing ratio.